अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है। और उसमें हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जोफ्री चौसर का स्टैंडर्ड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, कि एक पूरा जो पीरियड है वो चौसर के नाम पे है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में गालिब, मीर, इकबाल, इनका पूरा पूरा जॉनरा है, अपना पीरियड है, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर बाकी पोइट्स ने लिखा है, कुछ राइटर्स ने लिखा है। इसी तरह चौसर जो है, जिन्हें हम ट्रूली फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कह सकते हैं, वो एज ऑफ चौसर, उनका जो पूरा का पूरा एक एरा है वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। और चौसर की हम पहले पढ़ चुके हैं कि चौसर वाज द फर्स्ट पर्सन, जब जो हमने चौसर की इंट्रोडक्शन में पोइट्री में पढ़ा है, कि चौसर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक थर्ड ग्रेड की जो लैंग्वेज थी, यानी जो ट्राइलिंगुअल इंग्लैंड था, जिसमें सबसे हाई ग्रेड पे फ्रेंच थी, दूसरे पे लैटिन थी जो चर्च के लिए यूज़ होती थी, और तीसरे पे इंग्लिश थी। तो उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज को लिया और उसमें अपने जो ग्रेट वर्क्स हैं वो उन्होंने लिखे, जिसकी वजह से वो पॉपुलराइज हुई और फिर जो है वो इंग्लिश का रिवाइवल शुरू हुआ। इस एरा की एक अहम बात आप ये नोट करें कि इस एरा के फ़ौरन बाद जब जो इंग्लिश कॉम है वो अपनी ज़ाती लैंग्वेज, अपनी लोकल इंडिजिनस लैंग्वेज की तरफ वो अट्रैक्ट हुई, तो उसके बाद ही उसने तरक्की करना शुरू की। वरना इससे पहले जो फ्रेंच पीरियड था या जो लैटिन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड था, उस दौर को मिडिवल पीरियड कहा जाता है, जिसे समझ लें कि हमारे यहाँ दौरे जहालत कहा जाता है, जो पसमानदगी का दौर था। ये तीनों पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, इंक्लूडिंग द एज ऑफ चौसर, उसको हम मिडिल इंग्लिश या सॉरी मिडीवल पीरियड भी कहते हैं, या इसको बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। ये तीनों पीरियड, इसके बाद आएगा रेनाइंसा। तो ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, इसको कस्प कहते हैं, कि एक टर्निंग पॉइंट है जिस पे जो ओल्ड इंग्लिश स्टाइल थे या जो मिडीवल इंग्लिश स्टाइल थे, वो आकर उन्होंने नई शेप लेना शुरू की और उन्होंने तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू की। ये अराउंड 1343 टू 1400 है एग्जैक्टली, जो चौसर के डेट ऑफ बर्थ्स हैं और डेट ऑफ डेथ्स हैं। इसको टाइम ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। एज ऑफ चौसर को हम ऐसा लिटरेरी पीरियड कहते हैं जो कि जोफ्री चौसर से एसोसिएट है, और ये डायनामिक पीरियड है क्योंकि इसमें बड़े डीप किस्म के सोशल, पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक चेंजेस आ रहे थे, और ये लेट मिडिवल पीरियड के पीक पे है, और रेनाइंसा की ये डॉन है। रेनाइंसा उस वक़्त आ रहा था, और इसे रिकार्डियन एरा भी कहते हैं, क्योंकि रिचर्ड टू जो हैं, जिनकी दौरे हुकूमत जो है 1377 टू 1399 22 साल का है, इसने वर्नैकुलर इंग्लिश लिटरेचर की फ्लरिशिंग देखी है। वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो इंग्लैंड के लोग थे वो बैरूनी ज़ुबानों को अपनी ज़ुबान पर फ़ौक़ियत देते थे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है कि क्राइसिस का दौर था, बहरानों का दौर था, जंगों का दौर, बीमारियों का, आफात का दौर था। लेकिन जब जब क्राइसिस होता है तब तक अपॉर्चुनिटी होती है। यानी आप देखेंगे कि कोई भी मुल्क तरक्की तभी करता है जब वो क्राइसिस से निकल के जाता है। जैसे कि अब किसी भी मुल्क में जब वर्ल्ड वॉर टू हुई, तो उस वक़्त जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, शदीद किस्म के क्राइसिस चल रहे थे, फैमन्स थे, आफ़ात आ रही थी। लेकिन वही दौर था, चूँकि आफ़त आती है तो लोगों को सेल्फ़ रियलाइजेशन होती है, तब उनमें कोई रेजिस्टेंस पैदा होती है, उनमें रेजिलियंस पैदा होती है, और वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह जो एज ऑफ क्राइसिस होता है वही एज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होता है, क्योंकि उसमें नए मौक़े पैदा होते हैं। इसी तरह इस दौर में भी क्या था, 100 ईयर्स वॉर थी, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पूरी 100 साल की ऑलमोस्ट जंग, जो 1337 से लेकर 1453 तक लड़ी गई। ये 100 साल से भी ज़्यादा बनते हैं, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस ने लड़ी, फ्रेंच थ्रोन के लिए, फ्रांस के तख्त के लिए, फ्रांस पर कब्ज़े के लिए। और इससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी और प्राइड थी वो बढ़ी। जैसे कि अगर हम अंग्रेज़ों से लड़ेंगे तभी हमारे अंदर जो इंग्लिश की जो डोमिनेंस है, इंग्लिश की सुपीरियॉरिटी है, वो कम होना शुरू होगी, और हमारी अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। चूँकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, हालांकि
ये एक बड़ी मशहूर जो है वो जोक भी आता है जब भी कभी इंडिपेंडेंस डेज आता है, कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स से आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हर इंडिपेंडेंस डे पर ये एक दूसरे को ब्लेम करने और एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से लड़ने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो हमारी बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स के अंदर है, तो हमारी कोई लोकल सेंस ऑफ आइडेंटिटी है नहीं। इसकी वजह से क्या है कि हम जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनकी डोमिनेशन को एक्सेप्ट किए हुए हैं, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ पे ओवरऑल अप्लाई होता है। इसी तरह जब हमारा जो दुश्मन है वो होगा जो हम पे रूल करता है, तब हमारी ऐसी सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होगी जो वाकई हमारी अपनी होगी। अभी तो हम ये देखते हैं कि हम बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से डिफरेंट और बेहतर कैसे हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। तो इसी तरह जब 100 ईयर्स वॉर आई और फ्रांस से लड़ना शुरू किया, तो फ्रांस जो कि एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी समझा जाता था, एक सेंस ऑफ डोमिनेंस समझा जाता था, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कल्चर, उससे एलियनेशन पैदा हुई और अपनी आइडेंटिटी उनकी इंग्लैंड वालों की डेवलप होना शुरू की। उसके बाद आया जी ब्लैक डेथ, 2 साल रहा, 1348 से 1349। इसे बुबोनिक प्लेग कहते हैं। ये ताउन था, इसने इतना शदीद था ये कि इसने तकरीबन इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म कर दी थी। और अब चूंकि 1/3 पॉपुलेशन, इसे ब्लैक डेथ इसलिए कहते हैं, इस उस ज़माने में इसे ब्लैक डेथ नहीं कहते थे, क्योंकि इससे जो जिस्म है वो काला पड़ना शुरू हो जाता था, और वो जो छाले टाइप ज़ख्म बनते थे वो भी काले रंग के होते थे, तो फिर इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। अब इतनी ज़्यादा 1/3 पॉपुलेशन, और चूँकि ताउन था, चूहों से फैलता था, और चूहे कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो है सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीन की कंडीशंस वो ख़राब होती हैं, और वो कहाँ ख़राब होती हैं, जहाँ पे पॉवर्टी होती है, गुर्बत होती है। तो अब क्या हुआ कि जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी वो लोअर क्लास थी। अब लोअर क्लास इफ़ेक्ट हुई है और ख़त्म हो गई है, तो मैसिव किस्म का लेबर शॉर्टेज आ गया, क्योंकि मज़दूर तबका मर गया रहा है, मज़दूर है ही नहीं। तो जो पेजेंट्स हैं, चूँकि मज़दूर कम हो गए थे, और वो लोग जो हैं वो जो बाकी बचे हुए मज़दूर से उनसे काम करवाने पे मजबूर हो गए थे। जब भी मज़दूर ज़्यादा होते हैं, जब भी मार्केट में बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी देखें कि जो हमारी पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं वो कितनी स्कार्स हैं, तो वो शॉर्टेज ज़्यादा है, वो जॉब की शॉर्टेज ज़्यादा है, तो लोग क्या है बेरोज़गार, वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो उसकी वजह से जो लेबर है वो सस्ती से सस्ती होती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये बंदा जो है 1,000 रुपये पे काम नहीं करेगा, तो फ़लाँ बंदा जो है वो 900 पे मेरा काम कर देगा, या अगर उससे भी नहीं करवाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई तो ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो 800 पे भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जब लेबर शॉर्ट हुई, तो क्या हुआ कि जब आपके पास है ही, जो अगर आप अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, चूँकि वहाँ लेबर शॉर्टेज होती है, इसीलिए हम वहाँ लेबर रेट्स भी ज़्यादा हैं। जब उन्हें पता है कि यही एक टेलर है इलाके में, या यही एक कारपेंटर है, तो उसको उसकी वो की बार्गेनिंग ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सौदेबाजी करेगा और अपना रेट हाई रखेगा। इसी तरह जब लेबर शॉर्टेज हुई, तो क्या हुआ कि पेजेंट्स जो हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा आ गई। अब देखने में ये क्राइसिस है बड़ा शदीद कि लोग मर रहे हैं, लेकिन उसमें भी देखें कि एक अपॉर्चुनिटी छुपी है। उससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम था, अब ज़ाहिर है मर तो फ्यूडल्स भी रहे हैं, तो लेकिन पेजेंट्स ज़्यादा मर रहे हैं, उनका लेबर रेट ऊपर जा रहा है, तो उससे वो जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम है, 100 ईयर वॉर्स हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके जंग में लग गए हैं, लोग आपके जिन्होंने इधर काम करना था वो या तो जंग में काम आ रहे हैं, या फिर वो उनकी डेथ हो रही है, तो उनके जो रेट्स हैं वो हाई हो रहे हैं। तो फ्यूडल सिस्टम तो सारा चलता ही लेबर पे है, जागीरदारी जो है, जागीरदारी निज़ाम वो तक कब चलता है कि आप लेबर सस्ती हो और आप उस पे से सारे काम उसी से करवाएं। जब वो महंगी होगी, तो ज़ाहिर है आप वो जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते, और फिर वॉर है आपके, उधर भी आपको टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उधर भी आप का के रिसोर्सेज जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो जो जागीरदाराना निज़ाम था वो टूटना शुरू हो गया। सोशल टेंशन जो हैं वो बढ़ गई जब भी जंग आती है। अभी अभी हम एक वॉर, हालांकि अभी प्रॉपर पाकिस्तान में जो है वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रीजन में वॉर की वजह से आप देख रहे हैं कि कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही हैं, कितनी जो इवन सिर्फ ये पेट्रोल रेट्स की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान अभी अभी इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे डायरेक्ट अफेक्ट होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये जो
रेट्स बढ़ रहे हैं और जो फ्यूल्स हैं उनके, उसकी वजह से बहुत बड़ी इकनॉमिक शिफ्ट आती है, तो सोशल टेंशन जो हैं वो बढ़ जाती हैं जब इकनॉमिक शिफ्ट आती है। और एक रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स ये टैक्सेस ये होते हैं, जैसे कि पेट्रोल का टैक्स है, ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि ये लो इनकम को टारगेट करता है और हाई इनकम को ये छोड़ देता है। जो अ, अच्छे टैक्स होते हैं, टैक्स अच्छे की ये निशानी होती है कि ज़्यादा टैक्स उस बंदे से लिया जाता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है। यानी अगर किसी के पास 1 करोड़ है और उस पर 35% भी टैक्स लगा देते हैं आप, तो उसके पास 65 लाख अभी भी है। लेकिन अगर एक शख्स जिसके पास हैं ही 10,000 रुपये, उसके आप चाय की पत्ती, चीनी, पेट्रोल, जिससे ज़ाहिर है उसने ट्रैवल करना है, पेट्रोल की बेस पर जो सब्ज़ियां हैं वो आएंगी क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती हैं। पेट्रोल की बेस पे सारा सौदा आएगा उसका इर्द गिर्द वाला, तो वो भी उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो जब भी आप इस किस्म की किसी चीज़ को क्या रेट हाई करते हैं जिसका जो रिग्रेसिव टैक्स है जो कि लोअर इनकम को टारगेट करता है, तो उससे क्या होता है कि सोशल टेंशन बढ़ती है। क्योंकि जिसके पास 10,000 हैं, आप उससे 10% भी टैक्स लेंगे तो भी आप उसका जो है वो 1,000 ले जाएंगे। तो वो उस नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो वो उससे वो अपना ख़र्चा कैसे पूरा करेगा और आपके टैक्सेस कैसे देगा। तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें एक सेंस ऑफ रिबिलियन पैदा होगा। और उससे जो है क्या हुआ, पेजेंट्स पे जब रिग्रेसिव टैक्सेस लगना शुरू हुए, इकनॉमिक शिफ्ट्स हुए वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से पेजेंट्स की अपराइजिंग हुई। और जो वेट टेलर वगैरह हैं उससे वो लोग जो हैं उन्होंने लीड किया, उससे उससे रूलिंग क्लास क्लास जो है वो शॉक हो गई। क्योंकि ये वो तबका था जो कभी बोलता ही नहीं था, ये लगता था ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप अभी भी अपने मुल्क के भी हालात देखें तो हमारे यहाँ रिवॉल्ट जो है वो गरीब तबका नहीं करता। जितने भी प्रोटेस्ट्स हैं, जितने भी एहतजाज हैं, वो या सियासी बेस पे होते हैं या मजहबी बेस पे होते हैं। और ये पेट भरों के दुख हैं, ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास खाने को कुछ ना कुछ है घर में, वो आते हैं रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं। जिनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो लोग अभी तक कभी प्रोटेस्ट में बाहर नहीं आ रहे। जिनका अपना, जिन्हें पता है कि वो जिस शख्स ने दिहाड़ी करनी है और घर जाके उसी से खाना खाना है, वो 2, 4, 10, 15 दिन रोड पे नहीं बैठ सकता धरना दे के। ये वो देगा जिसको पता है कि मेरे घर में कोई ना कोई काम चल रहा है। तो लोग जो हैं अभी भी या नॉर्मली भी प्रोटेस्ट उन लोगों की तरफ से होते थे जो कम से कम मिडिल क्लास होते थे। तो जब गरीब तबके ने रिवॉल्ट की तो रूलिंग क्लास जो है उसके लिए भी काफ़ी शौक था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिसकंटेंट आ गया, एक गैर इत्मीनान बख्श कैफियत आ गई। और ये हर तरफ जो क्राइसिस थे उसकी वजह से एक अनरेस्ट सा आ गया सोसाइटी में। चर्च क्राइसिस में चला गया। जो ब्लैक डेथ है उसमें जो एथिकल प्रीस्ट थे, जो अच्छे प्रीस्ट थे, जो जिनकी अखलाकी हालत अच्छी थी, जो लोकल प्रीस्ट थे, उनकी शॉर्टेज होना शुरू हुई। और अब जो चर्च के अंदर करप्शन थी और जो उनकी वेल्थ एकम्युलेशन थी, उससे बहुत उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात है जब हालात ख़राब होते हैं तो मज़हब भी इसकी ज़द में आता है। जब लोगों के घर जो हैं वो नहीं रहेंगे, जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो वो लाजमी एसी वाली जो हैं इबादत गाहें, जो टाइलों वाली, जो खूबसूरत मीनाकारी वाली इबादत गाहें हैं, जो अच्छे जो महंगे पुरतायुश लाइफ स्टाइल्स हैं, जो कि रिलीजियस लोग हैं उन पे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। जैसे जॉन विक्लिफ हैं या लॉर्ड हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैपल अथॉरिटी, ईसाइयों में ये होता है कि वहाँ पे जो दीनी तबका है उसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। वो इसलिए क्योंकि पॉप ही खुदा का नाइब है ज़मीन पे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने पैपल अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि इससे पहले क्या होता था कि बाइबल जो है वो सिर्फ लैटिन में होती थी, और वो लैटिन वाली बाइबल सिर्फ पादरियों को के पास होती थी। तो वो जो दिल चाहता था उनका उसके इंटरप्रिटेशन करते थे और आम तबके को सुना देते थे। तो इन लोगों ने एडवोकेट किया कि एक इंग्लिश बाइबल होनी चाहिए जो कि आम तबका खुद ख़रीद के खुद पढ़ सके और ख़ुद समझ सके। अब उससे क्या हुआ कि राइज़ ऑफ मिडिल क्लास आई। इससे पहले इंग्लैंड में सिर्फ 2 ही क्लासेस थी। एक फ्यूडल सोसाइटी थी, जागीरदार लोग थे, एरिस्टोक्रेसी थी, बहुत अमीर लोग जिनको सरकारी ख़जाने से मिलता था, सरकारी वज़ाइफ थे, ज़ाहिर है बादशाहत थी। और या फिर बहुत ही गरीब लोग जो उनके स्लेव्स होते थे, पेजेंट्स होते थे और नौकर होते थे।
अब जब ओल्ड मिडीवल और सोशल मॉडल जो था उसमें 3 क्लासेस थी। एक तो क्लर्जी थे, जैसे ब्राह्मण समझ लें कि जो मज़हबी तबका था, ठीक हो गया ना। और वो तो उनको तो स्टेट ने पालना है या लोगों ने देना है या उन्होंने तो बैठ के खाना है। दूसरी है नोबिलिटी, जिनके पास जायदादें थी बड़ी बड़ी, जिनके वजीफ़े लगे हुए थे। और तीसरे थे उनके ग़ुलाम। अब ये जो चीज़ है, ये तो 3 तबके थे, ये टूटना शुरू हुए और एक नया पेचीदा निज़ाम आना शुरू हो गया। एक नई प्रॉस्परस मिडिल क्लास इमर्ज की, जिसमें जो क्राफ्ट्समैन थे, जिसमें जो सनत कार थे, जिनमें वो लोग जो खुद काम करते थे हाथ से, और जो मर्चेंट्स ताजर थे, और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि लॉयर्स हैं और इस तरह के लोग, ये वो लोग थे जो कि निचले तबके से उठ के आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शेयर जो हार्ड वर्क है उससे, अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से अपना जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ, अब अपर क्लास की तरफ ढूंढना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बड़ी मिडिल क्लास ने जन्म लेना शुरू किया। और ये नया सोशल डायनामिज़म था, ये चौसर के वर्क में हमें आम मिलता है। लैंग्वेज जो है, इसको ट्रायम्फ ऑफ इंग्लिश कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो फतेहयाब हो गई थी। री इमर्जेंस ऑफ वर्नाकुलर आई, जो लोकल लैंग्वेज थी वो री इमर्ज होना शुरू हुई। जो फ्रेंच थी वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड अपर क्लास थी, लैटिन चर्च वाले बोलते थे, और इंग्लिश जो है वो आम लोग बोलते थे। लेकिन 14वीं सदी में क्या हुआ कि 1362 में इंग्लिश ने लॉ कोर्ट्स में फ़्रेंच को रिप्लेस कर दिया। जो इंग्लिश का फ़्रेंच को रिप्लेस करना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। 1362 में ही पार्लियामेंट जो है उसमें पहले बार इंग्लिश में ख़ताब किया गया, उसका ओपनिंग जो है वो इंग्लिश में हुई। और 1386 में इंग्लिश जो है वो स्कूल इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुई। और अगर आप इस चीज़ को साथ साथ अलाइन करें जो अंग्रेज़ों की तरक्की है, तो फिर आपको पता चलेगा कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से अंग्रेज़ ने तरक्की की बुनियाद रखी। और चौसर की चॉइस देखें कि वो जो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, लंदन के 4 डायलेक्ट से, जो कि हम अकेले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें एक ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, उसमें चौसर ने लिखना शुरू कर दिया, जो कि बाद में लिटरेरी इंग्लिश का स्टैंडर्ड बन गया। मेजर लिटरेरी फिगर्स देख लें, इसमें जॉफरी चौसर का तो आपको पता ही है, ट्रायलस एंड क्रिसिडा है इनका, कैंटरबरी टेल्स है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और आयरनी और करेक्टराइजेशन के मास्टर हैं। इतना अच्छा करेक्टराइजेशन करते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वो बेसिकली नावल का भी प्रिकर्सर है, क्योंकि नावल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो करेक्टराइजेशन होती है, और उसकी बुनियाद जो है वो चौसर ने लिख रखी थी, जिसमें अलग राउंड किस्म के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं और वो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं। विलियम लैंगलैंड की है पियर्स प्लोमैन, ये एक रिलीजियस एलेगोरिकल पोएम है जो कि सोशल और स्पिरिचुअल कंडीशन को क्रिटिक करती है। एलेगरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तमसीलचा होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ का सिंबल होते हैं। उसके बाद है द ग्वाइन, जो पोइट थे सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये उनकी पोएम है, और ये एलिटरेटिव वर्स के मास्टर थे, और ये शिवलरिक रोमांस को क्रिश्चियन सिंबलिज्म के साथ मिलाते थे। जॉन गोवर हैं जिन्होंने कन्फेशियो मेंटिस लिखी है, ये एक मोरल एंड इंसाइक्लोपीडिक व्यू ऑफ द एज, उस एज की जो उन्होंने मोरालिटी है और एक ओवरऑल जो है एक व्यू दिया है, और ये चौसर के फ्रेंड थे। उसके बाद जॉन विक्लिफ हैं जिन्होंने इंग्लिश की में ट्रांसलेट किया बाइबल को और उसे आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बनाया, जो कि रिलीजियस रिफॉर्म में एक बड़ी मेजर फोर्स थी। उसके बाद थॉमस मेलोरे हैं जिन्होंने ला मोर्टे ऑथर लिखा है, जो प्रॉज है जिनमें उन्होंने कंपाइल किए हैं आर्थरियन लेजेंड और शिवलरिक आइडियल्स। चौसर की लाइफ जो है वो वैरायटी थी, उनका विंटेज था, उन सोसाइटी में विंटेज पॉइंट का एक यूनिक विंटेज पॉइंट था उनका। दरबारी थे वो, सोल्जर थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और उनका लिटरेरी पीरियड जो कि हम उनके लेक्चर में पोइट्री में भी पढ़ चुके हैं 3 पीरियड्स में डिवाइड था, जिसका बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस था। पहला फ्रेंच पीरियड जिसको हम 372 कहते हैं, और ये हैविली इन्फ्लुएंस था बाय फ्रेंच कोर्टली पोइट्री, और उनका जो एक नज़म है रोमन डी ला रोज़, वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो उनका जो मेजर वर्क है द बुक ऑफ द डचेस। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखनी है कि फ़्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि चौसर ने फ़्रेंच या इटालियन में लिखा, बल्कि जो उनकी इंग्लिश की शायरी है वो फ़्रेंच और इटालियन पोइट्री से बहुत ज़्यादा मुतासर थी।
तो जो बुक ऑफ द डचेस है जो कि उन्होंने ब्लांचे के लिए लिखी थी, जो कि उनके पैट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट की पहली बीवी थी। जॉन ऑफ गॉन्ट की दूसरी बीवी जो है वो चौसर की जो है वो सिस्टर इन लॉ उनकी बीवी की बहन थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं चौसर में, क्लासिकल पोइट्री में। इटालियन पीरियड जो है वो 1372 से 1384 तक का है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे इटली को, और वहाँ दांते, पेट्रॉर्क, बोccaccio ये सारी की सारी चीज़ें वो पढ़ रहे थे। उस पर उन्होंने लिखा हाउस ऑफ फेम, जो एक ड्रीम विजन है, ख्वाब सा आ रहा है कि फेम क्या है और अफवाहें क्या होती हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, ड्रीम विजन यूजिंग अ पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स टू डिबेट लव। अच्छा, ये जो एक मंतिक़ तैर फरीदुद्दीन अतार की एक बुक है, जिससे ये इम्प्रेस थे दांते वगैरह भी, और उनसे जो है इंस्पायर होकर पार्लियामेंट ऑफ फाउल जो है वो चौसर ने लिखी। उसके बाद है ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, ये एक लॉन्ग पोइम है जिसमें लव, साइकोलॉजिकल डेप्थ और ये सारा है, और इसमें चौसर ने जो राइम रॉयल जो उनका एक स्पेसिफिक स्टेंजा है उसमें लिखी है ये। इंग्लिश पीरियड जो है वो आर्टिस्टिक मेचोरिटी है, इंग्लिश थीम्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं। ये जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उससे पहले चौसर लिख इंग्लिश में रहे थे, लेकिन जो उन पर इम्पैक्ट था वो, जैसे कि कोई उर्दू ड्रामा लिखे हो और उस पे इम्पैक्ट जो है वो ग्रीक ड्रामा का हो, शेक्सपियर का हो, तो वो जाहिर है वो एक ऑथेंटिक और जेन्युइन किस्म का उस पर एक्सपीरियंस नहीं आ सकता जब तक अपनी उर्दू स्पीकिंग लोगों की रियलिटी, उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो स्पेस है उनके प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए ना लिखा जाए। तो ये इंग्लिश पीरियड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चौसर का जो टोटल फोकस है वो अंग्रेज़ लोग हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कैंटरबरी टेल्स है। ये पहला मेजर वर्क है पोइट्री का जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, और इसका एक फ्रेम नैरेटिव है। फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है कि एक ढांचा है, जैसे आप एक पहले फ्रेम बनाते हैं ना और उसके बाद उसको बुनते हैं। चारपाई है तो पहले चारपाई का फ्रेम बनता है, फिर वो बुनते हैं। इस तरह एक तो इनका एक फ्रेम नैरेटिव है, यानी वो नैरेटिव जिसमें वो सारे के सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो मिलते हैं और वो बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो स्टोरीज सुनाएंगे। तो ये फ्रेम नैरेटिव है। उसके बाद उस फ्रेम नैरेटिव में छोटी छोटी स्टोरीज बुनी हुई हैं। तो होता क्या है कि 29 पिलग्रिम्स हैं और ये टेबर्ड एंड में मिलते हैं साउथ वॉक में, और वो जा कहाँ रहे हैं, वो सर थॉमस सेंट हैं, थॉमस बेकेट कैंटरबरी में, उनकी ज़ियारत करने के लिए, उनके मज़ार की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। जो होस्ट है जिसका नाम है हैरी बेली, वो प्रपोज़ करता है, रात है उन्होंने गुजारनी है, टाइम पास करना है, तो वो कहता है कि हर पिलग्रिम जो है ना वो 4 टेल्स सुनाएगा, 2 जाते हुए ज़ियारत को और 2 वापस आते हुए, और जो बेस्ट स्टोरी टेलर होगा उसको एक फ्री मील मिलेगा। हिज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ पे एक ब्रिलियंट पीस ऑफ सोशल स्टाइल है, जनरल प्रोलॉग। अच्छा, एक तो टेल्स हैं, टेल्स हर हर आदमी की अपनी अपनी टेल्स हैं, और एक है जनरल प्रोलॉग। प्रोलॉग कहते हैं इब्तदाइया को, और ये जो ड्रामेटिक पोइट्री है उसमें यूज़ होता था, ड्रामा में यूज़ होता था, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करवाते थे एक किस्म का, जब जैसे हमने फिक्शन में पढ़ा था कि एक्सपोजिशन होती है जिसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप कैरेक्टर को कि ये कैरेक्टर है कौन और ये क्या करता है और इसका बैकग्राउंड क्या है, और स्टोरी जो है उसकी बेस बनती है। तो प्रोलॉग ये होता है, और इसका अपोजिट होता है एपिलॉग, जो कि एंड पे इख्तितामिया जो कोरस जो है वो कमेंट वगैरह करता है। तो जो जनरल प्रोलॉग है जहाँ पे ये सारी फ्रेम नैरेटिव डिस्कस किया जाता है, ये बहुत ही ब्रिलियंट पीस है क्योंकि यहाँ पे वो कैरेक्टर्स बताते हैं। तो जो नैरेटर है वो हर पिलग्रिम का कैरेक्टर, उसकी अपीयरेंस वो कैसा है, उसका ड्रेसिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और ये 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी का एक फुल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, छोटा सा पीस दिखाता है क्योंकि उसमें हर किस्म के लोग हैं। तो चौसर जो हैं वो स्टेट स्टाइल को यूज़ करते हैं और एक कम्प्लेक्स रियलिस्टिक इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। स्टेट स्टाइल क्या था, स्टेट होते थे कि 3 स्टेट्स होती थी, स्टेट्स क्लर्जी, नोबिलिटी और पेजेंट्स। क्लासेस होती है ना, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह ये 3 स्टेट्स थी जिसमें क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे और पेजेंट्स थे। और जो क्लासेस का डिफरेंस है उस पर जो स्टाइल होता था उसको स्टेट स्टाइल कहते थे, और ये मिडीवल पीरियड में बड़ा कॉमन किस्म का स्टाइल था। अब आते हैं जी पिलग्रिम्स। अब उनके आइडियल्स देखें, उनकी करप्शन देखें। तो पिलग्रिम्स में एक ग्रुप है आइडियलाइज्ड पिलग्रिम्स का, जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ट्रू टू देयर वैल्यूज़ हैं, अपने काम से मुखलस हैं। उनमें पहले हैं नाइट, वो जो जंगजू हैं, बहुत ही बहादुर हैं, शिवलरिक हैं, ऑनरेबल हैं,
वेल ट्रैवल्ड, बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ उन्होंने। उसके बाद क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जो कि गरीब हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और स्टडी से डेडिकेटेड है। और उसके बाद जो कंट्री पार्सन, ये जो देहाती सा मौलवी टाइप पादरी है, वो है जो कि एक वर्चुअस एंड पुअर कंट्री प्रीस्ट है, एक बहुत नेक है और गरीब है, और एक आइडियल चर्चमैन है। उसके बाद आते हैं करप्ट क्लर्जी, उसमें मॉन्क है। अच्छा, मॉन्क जो होता है ना, उसके ओहदे की नेचर ये होती है कि उसने दुनिया से कट के रहना होता है, उसने सिर्फ अपनी मोनेस्ट्री के अंदर रहना होता है। लेकिन ये जो है मॉन्क, वो क्या है, वर्ल्डली है, और वो हंटिंग को पसंद करता है। नमाज पढ़ने से और करने से बेहतर वो क्या पसंद करता है, हंटिंग को, बजाय इसके कि इबादत करे। उसके बाद है फ्रीयर। अब फ्रीयर जो है वो इट्स काइंड ऑफ मलंग जोगी होते हैं ना, जो मांगते थे दरवाज़ों पे जाके। तो फ्रीयर जो हैं वो बेगर्स टाइप होते हैं। तो वो क्या करता है, और वो लोगों के जाके उनसे उनके पैसों पर रहते हैं। तो वो क्या करता है कि वो कन्फेशंस को यूज़ करता है मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो ग्रीडी एंड करप्ट है। अगर आपको पता हो तो ईसाइयों में एक कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है। ईसाइयों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने गुनाहों को कन्फेस कर लेते हैं किसी पादरी के सामने कि मैंने ये गुनाह किया है, तो बेसिकली आपको उनसे सैल्वेशन, आपको उनसे माफ़ी मिल जाती है। तो वो क्या करता था कि वो उनकी कन्फेशंस को पैसे लेने के लिए यूज़ करता था, कि पैसे दें और कन्फेशन लें, जैसे पैसे दें और जन्नत लें टाइप कॉन्सेप्ट। तो ये उसके बाद है पार्टनर। पार्टनर का भी यही काम है। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, जो माफ़ी देता है। तो वो क्या करता था, फेक रेलिक्स भेजता था गलेबल विलेजर्स को। जैसे कि अल्लाह माफ़ करे, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो हैं वो फ़लाँ जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके कपड़े का टुकड़ा है, ये फ़लाँ मज़ार की चादर का टुकड़ा है, और वो इस किस्म ये रेलिक्स होती हैं जो याद जो तो होती है ना, तबर्रुकात समझ लें। तो ये जो वो क्या करता था कि वो फ़ेक तबर्रुकात भेजता था जो सादा लोग बेचारे देहाती हैं उनको, और वो सिनिकल है और इमोरल है, गैर अखलाकी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो किस किस्म का है जो इस किस्म की हरकतें करता है। उसके बाद थी जी एक न्यू सोसाइटी। वहाँ पे हमने देखा आइडियल्स और करप्ट से। यहाँ एक न्यू सोसाइटी थी जिसमें वाइफ ऑफ बैथ है। ये अब जो ताजिर हैं या जो मेहनत कुश तबका है, जो कि मिडिल क्लास से अमीर हो रहे हैं, ये नई सोसाइटी इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वाइफ ऑफ बैथ क्या है, एक वेल्दी क्लॉथ मेकर की बीवी है, और ये आउटस्पोकन है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है जो खातून उम्र के इस हिस्से में है, वो हैज़ हैड 5 हस्बैंड्स, और वो फीमेल सॉवरेनिटी की हिमायत करती हैं कि औरत को आज़ाद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं मर्चेंट, ताजिर हैं, खुशहाल हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन कर्जे में हैं। उसके बाद आते हैं गिल्ड्समैन, जो कि ट्रेड एसोसिएशन की राइजिंग पावर को शो करते हैं। गिल्ड्समैन होते हैं जब वो एसोसिएशन बना देते हैं ताजिर, और फिर वो गिल्ड बना लेते हैं, और उसके ज़रिए वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनकी पावर बढ़ रही है चूँकि, तो ये गिल्ड्समैन जो है उस स्टोरी में वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए वैरायटी ऑफ जॉनरास। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो टेल्स हैं, अब अगर हम टेल्स देमसेल्फ की बात करें, पहले तो हम प्रोलॉग में उनके कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। टेल्स की बात करें तो ये एक्सपर्टली मैच करती हैं उनके टेलर के कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हर हर टेल में चौसर ही बोल रहा है, बल्कि जब वो कैरेक्टर्स आप देखते हैं कि प्रोलॉग में, और फिर आप देखते हैं कि जब वो कैरेक्टर्स अपनी टेल सुनाते हैं, तो एग्जैक्टली उनकी जो लैंग्वेज है वो उस बंदे के कैरेक्टर से मैच करती है, जिसकी वजह से चौसर ने बहुत से जॉनर्स एक्सप्लोर किए हैं। क्योंकि जाहिर है जो अब एक पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड का क्लर्क है, उसकी टेल तो एक जो किसान है उसकी टेल से नहीं मैच करती होगी ना। तो जो नाइट्स की टेल है, अगर नाइट की टेल देखें, जो जंगजू है, अब जंगजू है, सालार है, तो दरबारों में भी जाता है, तो वो उसकी जो टेल है वो क्या है, वो कोर्टली रोमांस की है, दरबारी मोहब्बत जो है, फ़िलोसफिकल रोमांस है, लेकिन उसमें बहादुरी भी है और किस्मत भी है। इस तरह फैबल्यू जो मिलर्स टेल है, मिलर जो है ना, वो होते हैं जो आप समझ लें जो चक्की वाला समझ लें, चक्की वाले से थोड़ा बेहतर जो है वो खुशहाली के लिहाज से, जिनके पास लोग देन लेके आते हैं और वो चक्की पीस के वो उनको देता है। उसके बाद जो रीव्स है, रीव्स टेल, रीव जो है वो मुंशी होता है, जो कि किसी बड़े लैंडलॉर्ड का मुंशी है। अब जो मिलर और रीव हैं, ये जो हैं वो लोकल पेजेंट्री में काम करते हैं, और लोकल जो हैं, जाहिर सी बात है पैसे इनके पास हैं या नहीं हैं, लेकिन वो उनका जो माइंडसेट है वो लोअर क्लास है। तो उनकी जो फैबल्यूज़ हैं, जो छोटी टेल्स हैं, फैबली होता है आप समझ लें ऐसा मज़ा होता है इन स्टोरीज़ में जैसे कि हमारे यहाँ स्टेज ड्रामा में, यानी वल्गर किस्म का और लो किस्म का मज़ा।
तो बॉडी ह्यूमर स्टोरीज ऑफ ट्रिकरी अमंग द लोअर क्लास। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो दोनों कैसी स्टोरी सुनाते हैं कि लोअर क्लास में जो ठगी वगैरह होती है उसके बारे में वो वल्गर किस्म के जो मज़ा है उसके थ्रू वो स्टोरी सुनाते हैं। अब जो पार्टनर की टेल है वो क्या है, वो तकरीबन सरमन जैसे वो खुतबा दे रहा है या वो एलेगरी सुना रहा है, और ये बड़ी ही मोरल टेल है अबाउट ग्रीड। और मज़े की बात यह है कि जो पार्टनर है वो जितने भी पिलग्रिम्स हैं सबसे ज़्यादा इमोरल है। तो इसमें भी एक सटायर छुपा है कि कैसे वो मोरालिटी के लेक्चर देते हैं। और जो वाइफ ऑफ बैथ्स की टेल है वो आर्थरियन लेजेंड से इंस्पायर है, और उसमें क्या है कि एक रोमांस है जिसमें फ़ीमेल सॉवरेनिटी या मास्टरी की वो बात करेंगे कि औरत जो है वो कैसे सुपीरियर है। चौसर की लेगेसी क्या है कि चौसर ने एक फाउंडेशनल पीरियड लिखा जिसमें जो एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश लिटरेरी वॉइस के तौर पर वो सामने आए, और उनकी जो जीनियस है वो किस में लाई करती है, उनकी ह्यूमनिज़म पे, कि वो लोगों को एज ह्यूमन देखते हैं, एज गुड बैड ईवल ब्लैक वाइट नहीं देखते, बल्कि उनके सारे वर्चूज़, उनके वाइसेस, उनकी एब्सर्डिटीज़, सारा कुछ वो ना उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एलेगोरिकल थीम से हटाकर रियलिस्टिक ह्यूमरस डिपिक्शन ऑफ लाइफ पे लगाया, और उनको वाकई दुरुस्त तौर पर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और ये एज ऑफ चौसर है जिसमें सबसे एमिनेंट करेक्टर जो हैं वो खुद चौसर ही हैं। तो ये इसकी असाइनमेंट और इसका क्वेश्चन आपने याद करना है।